हेलो गाइस, तो आज हम लोग एनटीए का जेई का पेपर 11 सॉल्व करेंगे। तो हमेशा की तरह क्वेश्चन देखते ही आप वीडियो पॉज करिए एंड देन खुद से ट्राई करिए एंड देन मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा, है ना। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करिए इसे। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एसीटोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज एसीटोन? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर आप डाल दीजिए HCN इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो ये Cn माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर ब्रेक हो जाएगा। सो यू विल गेट CH3 COH CH3 और नीचे क्या आ जाएगा Cn। तो एक ही कार्बन के ऊपर OH भी और साइनाइड भी है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। सो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, Cn माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके ऐड हो रहा है, इजंट इट? तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए, बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। आगे यही क्वेश्चन नीट के भी एक पेपर में पूछा था एनटीए ने। क्या पूछा है, 2.56 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट ऑफ KOH required to neutralize this many grams of H2XO4। तो एटॉमिक मास ऑफ X ढूंढना है और H2XO4 इज अ डाइबेसिक एसिड। ना आपको लग रहा होगा कि ये H2SO4 होना चाहिए, अगर ये S है तो S का मास कितना है 32, तो अपना आंसर डायरेक्टली D आ जाना चाहिए। बट चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, एक्चुअली आंसर D ही है, 32 ही है। स्टिल लेट्स सॉल्व। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बेस दैट इज KOH विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। मोल्स भले ही अलग अलग हो सकते हैं बट जो इक्विवेलेंट है वो तो सेम रेशियो में ही रिएक्ट करेंगे ना। अभी इक्विवेलेंट ऑफ KOH तो ऑलरेडी दिया है 2.56 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। यहाँ पर है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो गिवन मास कितना दिया है 0.12544 अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मोलार मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो m/2 आ जाएगा। तो देयरफॉर m को वो साइड ले लेता हूँ, m इज इक्वल्स टू 0.12544 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.56 इंटू 10⁻³ तो आप जब ये सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको आंसर क्या आएगा, 100 के आसपास आएगा। बट ये किसका मास है, H2XO4 का। तो बाकी सब एटम्स का आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 32। तो X का मास क्या है 32। डन। सो इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए एसिड बेस का क्वेश्चन आया तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्वेश्चन नंबर 3 ये मेटलर्जी चैप्टर का है, आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। तो ऑक्साइड ओर, अब यहाँ पे सल्फाइड ओर तो बहुत कॉमन है, ये गलीना है, ऑप्शन डी गलीना। गलीना क्या होता है, PbS। ओके चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गलीना होता है PbS। ये है कोरंडम, ओके गलत ना समझिएगा, कोरंडम क्या है यहाँ पे Al2O3। फ्लोरस्पार क्या है CaF2। बेराइट क्या है बासो4 है। एंड फेल्सपार तो क्या है, फेल्सपार इज बेसिकली एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। तो यहाँ पे ऑक्साइड और अपना हो गया है E, तो P का आंसर होगा E, और आगे सल्फाइड और जो है Q का होगा D। ऐसा कोई ऑप्शन है Q का D, ऑप्शन D नज़र आ रहा है ना, तो थर्ड का अपना आंसर हो गया D। तो सारे ओर्स एंड मिनरल्स के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन नीट में भी पूछा था एनटीए ने, नीट के मॉक टेस्ट में। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीनस। अब बेंजीन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, उसके वजह से जो बॉन्ड है उसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, मतलब सिंगल से थोड़ा छोटा, डबल से थोड़ा बड़ा। तो आंसर क्या है, डबल देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, डबल नहीं, लॉन्गर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। Which of the following is less than 0 during adsorption? अब देखो adsorption जो है it is an exothermic process, तो उसमें क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव में जाता है। बट यहाँ पे जो एंट्रोपी है ना स्टूडेंट्स, एंट्रोपी वो भी डिक्रीज होता है क्योंकि पार्टिकल्स एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है।
तो एस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस एस ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में एंट्रोपी डिक्रीज हो जाता है, तो लेजर वैल्यू माइनस अ हायर वैल्यू इज नेगेटिव। तो डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑप्शन डी डन। क्वेश्चन 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू है वो पूछा है। LaOH थ्राइस इज द लीस्ट बेसिक। अब देखो La सबसे लेफ्ट में आता है, लैंथेनम, सीरियम, प्रासियोडाइमियम एंड सो ऑन। तो आगे जाके कहाँ तक, ल्यूटेटियम। अब ल्यूटेटियम में क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो बहुत ही चिंटू साइज हो जाता है। तो एक्चुअली में ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ना, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी OH देगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत दिया है। जिरकोनियम 4+ हाफनियम 4+ possess almost the same ionic radii। अभी ये ज़बरदस्त, ओके, सेकेंड एलिमेंट ला हफ्ता, ये सेकेंड एलिमेंट, ओके। तो ये है 4D का सीरीज़, ये है 5D का सीरीज़, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से इन दोनों का साइज सेम हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट बराबर दिया है। Ce+4 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Ce+4 उसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिए, मतलब अभी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ये स्टेटमेंट भी सही दिया है, तो 2 और 3 सही है। सिंपल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 इन वाटर एट 300 Kelvin इज 500 torr। पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी दिया है, देखो सॉल्युबिलिटी दिया है, S1 लिख लेता हूँ 0.01 ग्राम्स पर लीटर। तब प्रेशर कितना था, 500 टॉर था। अब सॉल्युबिलिटी अपने को ढूंढना है व्हेन द प्रेशर इज 750 टॉर। अब प्रेशर बढ़ा दिया है। अब देखो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, हेनरीज लॉ। तो ऐसा मैं लिखता हूँ S2/S1 इज इक्वल्स टू P2/P1। Therefore S2 will be equal to, तो यहाँ पे P2 क्या है 750 और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 500 इंटू ये हो जाएगा 10⁻² ले लेता हूँ। तो दिस इज बेसिकली व्हाट 7.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻²। तो कितना जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² विच इज इक्वल्स टू 0.015। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्या बोला है भैया। 2A + B गिव्स यू C + D और इसका Kc का वैल्यू देखो 10⁻12। यूजुअली Kc का वैल्यू आप देखते हो 10⁻- में इस तरीके से, बट 10⁻12 इज टू मच। मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली रिएक्ट करके पूरा का पूरा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो क्या बोला है, इफ़ द इनिशियल मोल्स ऑफ ABCD आर, ये लिया है 2, ये लिया है 1, ओके, और ये है 7 और ये है 3 इन 1 लीटर वेसल। ओके, 1 लीटर वेसल है तो मतलब जितना मोल्स होगा वही उसका कॉन्सेंट्रेशन है। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट तो कितने मोल्स ऑफ बी इन्वॉल्व होते हैं, 1, उसका आधा, और सी कितना बनता है 1 और डी कितना बनता है 1। तो अगर सपोज 2 में से मैं 2x निकाल देता हूं तो b में से कितना निकालना पड़ेगा, उसका आधा ना, 2x का हाफ कितना होता है, x होगा ना, तो यहाँ पे मैं -x करूँगा। अब देखिए b 1 मोल है तो c भी कितना बन रहा है 1 मोल। तो अगर मैंने b में से x निकाला तो c में क्या ऐड हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा, d में क्या ऐड हो जाएगा, x ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। तो ये अभी अपने पास क्या हो गया, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब देखो, अब अगर आप ऐसे लिखोगे Kc इज इक्वल्स टू C इंटू डी डिवाइडेड बाई A स्क्वायर इंटू बी, और ऊपर वाले मोल्स आप ऐड करोगे ना तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बदले आप क्या करो, आप ऐसा अज्यूम करो ज़िंदगी आसान करने के लिए कि भैया 1 - x इज इक्वल्स टू y, ये अज्यूम कर लो। ठीक है, तो ये जो हो गया अपना, ये क्या हो गया y हो गया,
तो ये जो 2 माइनस 2x है जो कि a के लिए, उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स विच इज़ नथिंग बट 2y। बात समझ में आ रही है, राइट? तो चीज़ों को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमने एक अजम्पशन क्या लिया कि चलो 1/x इज इक्वल्स टू y। अब एक और अजम्पशन लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा मान सकता हूं कि 1/x इज गोइंग ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि Kc इतना ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, मतलब x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तब जाके 0 आएगा ना। इसका मतलब 7 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 3 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो Kc का वैल्यू दिया है 10⁻²12, C कितना हो जाएगा? 8, D कितना हो जाएगा? 4, डिवाइडेड बाय A इज़ वॉट? 2y², B इज़ वॉट? y, मतलब सिर्फ y है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, ये हो जाएगा 4y³ इज इक्वल्स टू 32 इंटू 10⁻⁻12। y³ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻12। y क्यूब रूट निकालोगे तो 2 बचेगा इंटू 10⁻⁻4। अब हमें क्या पूछा है? a का कॉन्सेंट्रेशन। a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? वो तो 2y है ना, तो हमें तो सिर्फ y मिला है। 2y इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज ऑप्शन ए। 8th का अपना आंसर हो गया ए। सिंपल है। तो Kc का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये 2 अजम्पशन लगाने पड़े हमें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Kc का वैल्यू इज टू मच ऑफ ईयर, तो इसको कहीं पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन द हैलोफॉर्म। अभी आपने हैलोफॉर्म रिएक्शन किया है तो उसमें क्लोरोफॉर्म बनाया होगा, आयोडोफॉर्म बनाया होगा, ब्रोमोफॉर्म बनाया होगा, बट फ्लोरोफॉर्म कभी भी नहीं बनाया, क्योंकि फ्लोरोफॉर्म बनाना है तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाता है, इसलिए फ्लोरोफॉर्म हम नहीं बनाते हैं। तो ए इज अवर आंसर। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड डज नॉट इम्पार्ट कलर। अब देखो कलर कैसे आता है, ये न्यूक्लियस है, लेट्स से एटम का इलेक्ट्रॉन जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे एक्साइट होता है, मतलब जब वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, तब जाके वो कलर दे सकता है ना, क्योंकि वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, वेवलेंथ रिलीज करेगा। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट नहीं होंगे वो हमें चेक करना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट नहीं हुआ तो कलर भी नहीं देगा ना। तो एटम अगर जितना छोटा होगा वो उतना वो कलर नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाजू में होंगे। तो देखो बेरिलियम दिया है, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब सबसे छोटे एलिमेंट कौन है इसमें? बेरिलियम है एंड मैग्नीशियम है, तो यही अपना आंसर होगा। समझ गया लॉजिक क्या बता रहा हूँ मैं? जितना छोटा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को अटैच रहेंगे, जल्दी एक्साइट नहीं होंगे। अब ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ का है, कौन से चैप्टर का है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोवेस्ट डेल्टा नॉट वैल्यू, कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, माइनस या प्लस साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें देखना है। देखो बड़ा सिंपल सा है, जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू लोअर 3 ऑर्बिटल्स जिनको हम T2g बोलते हैं, और हायर 2 ऑर्बिटल्स जिनको हम Eg बोलते हैं। मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने कवर करवाया है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोले तो डेल्टा O या डेल्टा नॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? -0.4। नीचे वाला जो होंगे ये बैरी सेंटर होता है, ये 0 लेवल होता है। इसके नीचे जो है -1 ऑर्बिटल का क्या है? -0.4। ऊपर क्या है? 0.6। ऊपर इंटू 2 करोगे तो 1.2 आएगा, इधर इंटू 3 करोगे तो 1.2 आएगा, है ना। इंटू x बोले तो T2g में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस 0.6 इंटू y में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब देखिए y में अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन जाके स्प्लिट होंगे, राइट। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, तो हमें क्या चाहिए? हमें वीक लिगैंड चाहिए। अगर वीक लिगैंड है तो क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा, राइट। स्प्लिटिंग होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला जाएगा। तो NH3 इज NH3 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 और यहाँ पे है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज अ वीक लिगैंड एज कंपेयर टू NH3, तो अपना आंसर यहाँ पे डी होगा। इसमें आपको क्या चेक करना है ना? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कौन सा लिगैंड ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा लिगैंड वीक है, तो वो आपको पढ़ के जाना होगा। आगे बढ़े। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर वीक लिगैंड है तो लो वैल्यू आएगा डेल्टा नॉट का, और अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड है देन यू विल गेट हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा नॉट। डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है पी ब्लॉक का है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। पी ब्लॉक देखिए क्या पूछा है, ClO2 इज एन। अब ClO2 के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन थी कि ClO2 जो है वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे, क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका 16 16 32, तो ऐड करोगे तो आपको ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। तो स्ट्रक्चर में भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ऊपर छूट जाता है, इसके वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो क्या पूछा है, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HClO2 एनहाइड्राइड मिक्स एनहाइड्राइड। अभी इसका आंसर कैसे आता है देखो, ClO2 कैन रिएक्ट विथ KOH के साथ इसको रिएक्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 2 टाइम्स। जब रिएक्ट करता है तो ये देता है, क्या देता है, KClO2 प्लस KClO3, एंड अगर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो एक H2O ले लेते हैं। तो देखो अगर हम KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको 2 ऑक्सो एसिड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक ClO2 दिखाई दे रहा है, ClO3, मतलब इट इज़ अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HClO2 एंड HClO3। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है। कई बार ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है। सो इसका आंसर क्या होता है, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर से अगर आप एक H2O निकाल दो तो क्या बचेगा, CO2 ही तो बचेगा ना। तो इसका आंसर इस तरीके से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। बट ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 13 आयोनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। व्हाट इज H+ आयोन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन ऑफ HCN का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01, साथ में एक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है, Ka ऑफ HCN दिया है। देखिए HCN को अगर आप डिसोशिएट करोगे, जब आप डिसोशिएट करोगे तो H+ और Cn- मिलेगा, बराबर कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पर आपने अगर Ka निकाला तो क्या होगा, H+ Cn- डिवाइडेड बाय क्या करोगे, HCN। Ka क्या हो गया यहाँ पे 6.2 इंटू 10⁻⁻10। H+ तो हमें ढूंढना है, HCN का कॉन्सेंट्रेशन दिया है इन्होंने 0.01, बोले तो 10⁻²। अब Cn- का क्या होगा, Cn- का जो NaCN है ना वही होगा, क्योंकि NaCN इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। तो जो NaCN का कॉन्सेंट्रेशन है वही Cn- का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻²। देयरफॉर 10, अच्छा ये 10⁻², 10⁻² कैंसिल, H+ इज इक्वल्स टू 3.1 इंटू 10⁻10। तो यहाँ पे आपका 13th का आंसर क्या हो जा रहा है, -10। ओके, गलती से A मत मार्क कर देना, D इज द आंसर, D इज द आंसर। आगे बढ़े, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग है, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दिया है हमें, predict whether the reaction is spontaneous at 298 Kelvin, डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया है एंड NO2 दिया है। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G क्या होगा, G ऑफ प्रोडक्ट माइनस G ऑफ रिएक्टेंट, बराबर कि नहीं। अभी प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, NO2 है, NO2। तो NO2 का वैल्यू क्या दिया है एनर्जी का इन्होंने, 51.84 माइनस, ओके, माइनस रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे। अभी ये जो O2 है ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पे ना एलिमेंटल है, कोई कंपाउंड नहीं है, तो उसका तो 0 ही होगा। यहाँ पे 2 टाइम्स NO का कितना दिया है, 86.69। अब देखिए जो बड़ा वैल्यू है 86, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा वैल्यू है वो ज़्यादा नेगेटिव होगा ना, मतलब यहाँ पे डेल्टा G क्या आ रहा है आपको, नेगेटिव आ रहा है ना, डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है, मतलब यस इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी का यही तो कंडीशन है ना, डेल्टा G शुड बी नेगेटिव। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टीज, देखते हैं। चलो ये दिए है आयोनिक कैरेक्टर, चलो ये देख लेते हैं एक बार। NaCl
इनमें बोला है कि SiCl4 इज मोर आयोनिक, ऐसा बोला है। बट देखो ग्रुप वन के जो क्लोराइड्स है वो बहुत ज़्यादा आयोनिक होते हैं एज कंपेयर टू ग्रुप 2 एंड एज कंपेयर टू ग्रुप 13 14 जो पी ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर आपका आ गया सोडियम, यहाँ पे आपका आ गया मैग्नीशियम, यहाँ पे आपका आ गया एल्यूमिनियम, यहाँ पे कार्बन और नीचे सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक तो सोडियम बनाएगा ना, तो यहाँ पे तो उल्टा सीक्वेंस दिया है, तो यही अपना इनकरेक्ट सीक्वेंस है। आगे देखते हैं, आगे वाले भी ऑप्शंस में समझा देता हूँ। थर्मल स्टेबिलिटी, आप बोलोगे सर बेरिलियम कार्बोनेट के साथ छोटा बॉन्ड बनाएगा ना तो वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। नहीं, मैंने एस ब्लॉक में ये आपको सिखाया था, एस ब्लॉक के वन शॉट में। बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम एकदम चिंटू एलिमेंट है और कार्बोनेट जो है काफ़ी बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो इन दोनों की जोड़ी जमेगी क्या? नहीं, ये एकदम चिंटू है और एकदम मोटू है। ओके, तो ये लोग की जोड़ी नहीं जमेगी। तो दीज आर अनस्टेबल बॉन्ड्स। बट वहीं पे बेरियम अच्छा खासा साइज लेके आया है और कार्बोनेट का भी साइज अच्छा है, तो इनकी जोड़ी जमेगी, है ना। तो ये क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे। तो इस तरीके से अभी ये कार्बोनेट है, सल्फेट का भी सेम एग्जाम्पल देखो। नीचे क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, मतलब BeSO4 जल्दी सोल्यूबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है ना, तो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये भी राइट दिया है, ये भी राइट दिया है, और LiH इज मोर स्टेबल, ये भी सीक्वेंस राइट दिया। हमें क्या पूछा था, जो इनकरेक्ट है वो पूछा है, तो आंसर क्या है, A 15 का। समझ में आ गया। एस ब्लॉक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। आगे, कंपाउंड A ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O ऑन ट्रीटमेंट विथ लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर देता है, मतलब ये डेफिनेटली 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो ऑप्शन में क्या पूछा है, ए क्वेश्चन पूछा है A B क्या होंगे। तो डायरेक्टली देखो कि 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे 2 मिथाइल और 2 ऑल आ रहा है ना, तो यही अपना आंसर है। कैसे सर, आप रिएक्शन भी बताओ, आप क्या डायरेक्टली बता रहे हो। ठीक है, चलो। अब ये कितना है, 4 कार्बन है ना, ये टर्शरी बना दिया और यहाँ पे मैं OH लिखता हूँ। जब आप लुकास रिएजेंट HCl के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा। आगे जाके क्या, किसके साथ, अल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे आइसोब्यूटीन आ जाएगा। सो दिस इज द रिएक्शन, सिंपल। तो ये कंपाउंड जो है B 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ये रहा 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। टॉटोमेरिज्म में यूजुअली देखो कार्बन के चेन्स देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इस तरीके से ये टॉटोमेरिज्म दिखाता है कीटोन। यस सर, ये तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है। हम जब भी टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं तो एसीटोन का ही तो एग्जांपल लेते हैं। यस, अब टॉटोमेरिज्म दिखाने के लिए व्हाट इज द प्री रिक्विसाइट, बोले तो व्हाट आर द कंडीशंस। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तो ही टॉटोमेरिज्म होगा। अब देखिए यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, इट इज अ डोनेटिंग ग्रुप नॉट अ विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे दिस इज विड्रॉइंग ग्रुप, बट इसके जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ पे NO2 विड्रॉइंग है, बट ये वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है। NO2 इज विड्रॉइंग और बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, मतलब 17th का आंसर क्या हो गया, D। सिंपल है कि नहीं, बात समझ में आ गई। सो दीज आर द 2 प्री रिक्विसाइट्स। डन। क्वेश्चन नंबर 18 जो है सॉलिड स्टेट का है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, रेडियस ऑफ Na+ दिया है इन्होंने कितना, 95 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ Cl- दिया है कितना, 181 पिकोमीटर। और इन्होंने पूछा है कि भैया एज लेंथ क्या होगा। अभी NaCl का अगर मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एक एज लेंथ बनाता हूँ तो उसके सेंटर में क्या होता है, Na+ आयन्स होता है, छोटा सा Na+ आयन, और उसके बाजू में क्या होता है, Cl- आयन होता है, राइट। अनायंस बनाते हैं ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सो ये आपका Cl- हो गया, Cl- हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये सेंटर पकड़ लेता है। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन के रेडियस, ओके, 2RCl- प्लस 2 सोडियम के रेडियस, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक एज लेंथ बना रहे हैं ना। तो देखिए 2 इंटू Cl का क्या है 181 प्लस 2 इंटू Na का कितना है 95, इट इज इक्वल टू A। ये हो जाएगा 362 प्लस ये कितना हो जाएगा
200 में 10 कम बोले तो 190, तो हो गया 2, ये कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 15 4 5 552 आ रहा है, तो 18th का अपना आंसर हो गया सी। क्लियर। तो इसी तरीके से CSCl में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा। NaCl का तो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया तो मैंने बता दिया है। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कहाँ से कहाँ जंप हो रहा है, n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 में जंप हो रहा है। रेडवर्क्स कांस्टेंट दिया है 1/912, 1/912। अब देखिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, 1/λ इज इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो RH का वैल्यू क्या ले लोगे, यहाँ पे इन्होंने दिया है 192, और Z क्या है हाइड्रोजन के लिए तो 1 स्क्वायर है, 1/ यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखोगे, माइनस 1/ यहाँ पे क्या लिखोगे 4 स्क्वायर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपको लैम्बडा आ जाएगा। तो 19 का स्टूडेंट्स व्हेन यू सॉल्व ना, यू शुड गेट द आंसर डी। क्रॉस चेक करिएगा कि डी आंसर आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़े क्या, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अप्रोच और कैलकुलेशन तो आप कर ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसमें एक मिस्टेक है, दिस इज नॉट जस्ट डी, दिस इज एक्चुअली OD। अब आप देखिए कौन सा आंसर आना चाहिए। अब देखिए 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन बोले तो ये यहाँ पे मिथाइल और ये ओके, डबल बॉन्ड पे ही क्या है CH3, सो ये 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। अब इसमें हमें डालना है वाटर HOH। अब यहाँ पर इन्होंने जब वाटर डाला तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आ गया हाइड्रोजन, बट इसके ऊपर क्या आ गया OD। सबसे पहले तो देखो कि मार्कोनिकोफ रूल है कि एंटी मार्कोनिकोफ। अमीर के पास हमने OH दिया, अमीर को अमीर नहीं बनाया, मतलब ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल है। खैर सारे ऑप्शन में BH3 है, डाइबोरेन दिया गया यहाँ पर, बोरेन डाइबोरेन, तो वो तो एंटी मार्कोनिकोफ ही दिखाता है। अब आपको ये समझना है कि BH3 के मैकेनिज्म में अगर एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये स्प्लिट कैसे होता है, ये ऐसे स्प्लिट होता है BH2 माइनस प्लस H प्लस, कंप्लीटली सॉरी BH2 प्लस H माइनस, कंप्लीटली स्प्लिट नहीं होता है, बट ट्रांजिशन स्टेट में इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। तो अगर मैं आपको कंपाउंड दूँ, चलो यही ले लेते हैं ना जो ऊपर वाला रिंग है। अब यहाँ पे CH3 है, कार्बोकटायन कहाँ पर बनेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, बताओ। कार्बोकटायन ये वाले कार्बन पे बनेगा तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी ना, तो ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और ये क्या है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, देन यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट व्हाट CH3। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे जाके आप H2O2 डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, उसका O और आगे वाला पार्ट H है या D है वो देखना पड़ेगा। अभी अपने क्वेश्चन में क्या है D। देखो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो इस वाले कार्बन पे जो आया है वो हाइड्रोजन अटैच करना है, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा BH3, और ये वाला आगे के सॉल्वेंट से आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। 20 का आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्लियर। तो ऐसे याद रखिए BH3 स्प्लिट होता है BH2 प्लस में और H माइनस में, एग्जैक्टली स्प्लिट नहीं होता है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है। आगे बढ़ता है, अब आगे है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कई बार आता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्या डाल सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड में, सो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। अभी कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास C9H10O which is a benzene derivative, okay, orange precipitate with 2,4 DNP, मतलब ये एल्डिहाइड या तो कीटोन जरूर होगा क्योंकि वही DNP के साथ रिएक्ट करता है। एंड इट ऑल्सो गिव्स येलो प्रेसिपिटेट, मतलब मिथाइल कीटोन होगा। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, देखिए ये बनाया हमने बेंजीन, 6 कार्बन रिंग में हो गए, 7 8 9, बट हमें क्या मिथाइल कीटोन बनाना है, तो ये डबल बॉन्ड O। तो एक तो ये हो सकता है, नहीं तो और क्या बना सकते हैं हम लोग, एक इस तरीके से बना सकते हैं, और वो एक जो कार्बन है वो कहाँ पर हम बना सकते हैं, एक यहाँ पे बना सकते हैं, ऑर्थो पे बना सकते हैं, मेटा पे बना सकते हैं और पैरा पे। तो यहाँ पे 3 आइसोमर और ऊपर का 1 आइसोमर, टोटल कितने होंगे 4।
सो 4 आइसोमर्स है कंपाउंड ए के। समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही पिद्दू क्वेश्चन पूछा है। दैट सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? Ca2 प्लस C ट्रिपल बॉन्ड हो, C माइनस C माइनस। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, दोनों को सम करेंगे तो आंसर क्या आता है? 3। तो यहाँ पे 3 हो गया ना। सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन पूछा है, तो आंसर स्ट्रेट अवे क्या है? 3। अभी ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड में तीनों लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन आए। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। अब क्या है ये ब्यूटेन 2,3 डायोल? यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, HH। दूसरा क्या लिख सकते हैं? CH3, CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। इस तरीके से पोजीशन चेंज कर सकते हो ना। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो? ये OH राइट में रखो, वो OH लेफ्ट में रखो। ये 3 पॉसिबिलिटीज है ना भैया, और इसके अंदर कायरल कार्बन है। बट ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट जो फर्स्ट वाला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो मीजो कंपाउंड है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे बीच में से काटोगे तो आपको मिरर इमेज बनेगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, बट ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल चाहिए। तो इसमें 2 ही ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे या स्टीरियो आइसोमर्स। सो आंसर इज 2। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 केमिकल काइनेटिक्स का एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। ये वाले स्पेशली इस वाले टेस्ट में ना न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत ही सिंपल पूछा है इन्होंने। क्या बोला है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ है 10 मिनट। कितने टाइम के बाद, वो भी मिनट्स में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 25%, 25% बच जाएगा, मतलब 75% कंज्यूम हो गया। तो देखिए लेट्स से 100 ग्राम अपना कंपाउंड था, 100 में से जब 50 ग्राम हुआ तो 10 मिनट लगेंगे क्योंकि हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। और 50 में से हाफ किया मतलब 25 ग्राम, तो और 10 मिनट लगेंगे। तो 100% से 25% होने के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है? 10 और 10 20। सो आंसर इज 20 मिनट्स। सिंपल है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कितने स्टेटमेंट दिए हैं? 5 स्टेटमेंट दिए। कौन सा करेक्ट है वो हमें पहचानना है। द न्यूक्लियोफाइल मेक्स अ रेयर अटैक इन SN2 रिएक्शन एंड एक्सपेल्स द लिविंग ग्रुप फ्रॉम द फ्रंट साइड। ये तो सरासर गलत है। SN2 को छोटी पसंद है और पीछे से पसंद है। जिन्होंने भी मेरा SN1 और SN2 का वीडियो देखा है उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। SN2 में बैक साइड अटैक होता है, फ्रंट साइड नहीं। अब देखिए ये बोला है CH3O, CH डबल बॉन्ड CH2 के अंदर हमें HBr ऐड करना है। तो देखिए H प्लस जब ऐड होगा तो इस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आएगा। अब इस वाले कार्बन पे प्लस में नहीं रखना चाहूँगा क्योंकि बाजू में ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डालता हूँ और इस वाले कार्बन पे प्लस रखता हूँ। तो आगे जाके ब्रोमीन इसी कार्बन पे आएगा ना। तो क्या बोला है? एक्ट्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ बोले तो गरीब को हमने क्या कर दिया? अमीर बना दिया। बराबर, गरीब को अमीर बना दिया, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये स्टेटमेंट सही दी है। द बेसिसिटी ऑफ हलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर बट द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स ऑफ इट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बात सही है। कैसे? देखो ये बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस है, F माइनस क्या है? एकदम छोटा सा कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है। वाटर को तो बॉन्ड बनाना है ना, सॉल्वेशन इफेक्ट दिखाना है, तो वाटर F माइनस के साथ मस्त बॉन्ड बनाएगा क्योंकि एकदम कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है, छोटी सी जगह पे नेगेटिव चार्ज है। बट इसके साथ आयोडीन के साथ इतना अच्छे से नहीं बना पाएगा क्योंकि ये फैला हुआ चार्ज है, फेडेड चार्ज है। तो यहाँ पे F माइनस बेचारा फंस गया है। वो बोल रहा है यार मैं जिंदगी में आया हूँ न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए, बट पानी ने घेर के रख लिया है, मैं बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ। मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है बट कोई सुन ही नहीं रहा है इसकी। चलो कोई बात नहीं। इसलिए F माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग? पुअर न्यूक्लियोफाइल इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। बट बेसिसिटी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ना, तो उसमें F माइनस तो फटाक से डोनेट कर देगा क्योंकि F माइनस
में कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज होता है। बेसिसिटी मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। बेस जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ H+ को देता है, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को देता है अदर देन H+। क्लियर? अब देखिए रेट, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। नो, इट डज डिपेंड ऑन द पोलैरिटी, राइट? तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको अरेनियम आयोन बोलते हैं, इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। यस। अब सर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? देखो, जब भी बेंजीन है, लेट्स से ये बेंजीन है, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो जब ये अटैक करता है, अब ये जब अटैक कर रहा है, अभी तक कंप्लीटली बॉन्ड नहीं बना है, अब वो उसको इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स आता है जिसको हम लोग पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, बट आगे जाके क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, और प्लस चार्ज सिर्फ एक कार्बन के ऊपर नहीं होता, प्लस चार्ज पूरे रिंग में चला जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। सो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राइट? तो जब पार्शियली बॉन्ड बना रहा है तो पाई कॉम्प्लेक्स, और कंप्लीटली बॉन्ड बना दिया तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 3 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डन गाइस? तो ये था हमारा 11th पेपर जेई का। तो स्टूडेंट्स यार, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, बिकॉज मैं एवरीडे कोई ना कोई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, राइट? और आपके कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड कभी भी कुछ भी आपको अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ भी बात करना है, विद रिगार्ड्स टू योर लाइफ और एनीथिंग, कभी भी कोई चीज़ शेयर करनी है, सो मेरा ईमेल आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ऑलराइट, मिलते हैं फिर वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।